बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ आते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आप देखें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी that studies the composition, structure and interactions of cellular molecules such as nucleic acids and proteins that carry out the biological processes essential for the cell's function and maintenance। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बायोलॉजी की फील्ड है जो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और इंटरेक्शन ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, आपस में उनके इंटरेक्शंस क्या हैं, तो उन सबको स्टडी करना कि किस फील्ड में होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है। वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं? उसमें न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, काफ़ी सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, काफ़ी सारे हैं। तो उन सबकी स्टडी करना, उनका आपस में इंटरेक्शन चेक करना, उनकी स्टडी करना, ये सारा का सारा किस फील्ड में आता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्किया, फंजाई एंड प्रोटोजुआ। दिस डिसिप्लिन इंक्लूड्स फंडामेंटल रिसर्च on the biochemistry, physiology, cell biology, ecology, evolution and clinical aspects of the microorganisms, including the host response to these agents। इसमें बहुत सी अहम बातें की गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकें, जो बिल्कुल छोटे साइज के, जो आम आँख से ना देख पाएँ, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, आर्किया बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का टाइप है, फंजाई है कुछ, जिसमें मैंने आपको बताया कि यीस्ट जो यूनिसेल्यूलर है वो आम आँख से नहीं देखी जा सकती, और कुछ प्रोटोजुअन हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते, उनको भी हम माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं। दिस डिसिप्लिन इंक्लूड्स फंडामेंटल रिसर्च ऑन द बायोकेमिस्ट्री। ये डिसिप्लिन जो है माइक्रोबायोलॉजी वाला, इसकी ये मुश्तमिल है किस पे? फंडामेंटल रिसर्च करता है, रिसर्च पे जो बायोकेमिस्ट्री में की जाती हैं, फिजियोलॉजी में की जाती हैं, सेल बायोलॉजी में की जाती हैं, इकोलॉजी में की जाती हैं, एवोल्यूशन के हवाले से की जाती हैं, एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? अब आते हैं कि क्लिनिकल एस्पेक्ट्स कहते किसको हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय व्हिच दे कॉज डिजीज। वो डिजीज कौन सी करवाए, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज करवाएगा और कौन से आर्गन में डिजीज करवाएगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सारा का सारा स्टडी किया जाएगा माइक्रोबायोलॉजी में, इंक्लूडिंग द होस्ट रिस्पॉन्स टू दीज एजेंट। हम इसमें ये भी स्टडी करेंगे कि अगर इंसान के ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे तो उसका होस्ट मतलब उसका रिएक्शन क्या होगा उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। अगर वो किसी कैटल पे हम अटैक करता है तो उसका मतलब के रिस्पांस क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो उसको हम कहते हैं इंक्लूडिंग द होस्ट रिस्पांस टू दीज एजेंट्स। आफ्टर फ्रेश वाटर बायोलॉजी, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी किससे कहते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। This field seeks to understand the relationships between living organisms in their physical environment. These physical environments may include rivers, lakes, streams, etc. तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी एक बायोलॉजी की फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं किसकी? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हम देखेंगे कि वहाँ पर रिवर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कि कौन सी स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं, कौन सी स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं, फिर उनके आपस में इंटरेक्शंस क्या हैं, वो पानी में किस टेम्परेचर पे रह रहे हैं, उनकी पीएच क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन फ्रेश वाटर बायोलॉजी। पर एक बात ये याद रखें कि फ्रेश वाटर में ही जो बहता हुआ पानी है हम उसकी स्टडी करेंगे। अगर कोई पांड हो हम उसकी स्टडी करें तो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी नहीं होगा, ठीक। जो पानी बह रहा हो, फ्लोइंग वाटर, तो हम उसकी जब उसके अंदर जाके उसके इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे, दिस इज सेड टू बी द फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट वन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज द पैरासाइटोलॉजी।
पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है इसमें, देयर होस्ट एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके होस्ट की स्टडी की जाएगी और उनके रिलेशनशिप की स्टडी की जाएगी कि होस्ट और पैरासाइट के दरमियान रिलेशन कौन सा है। अब पैरासाइट कहते हैं किसको है, मैं आपको बताता चलूँ कि पैरासाइट उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो खुद अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, अपना फूड और न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर सकते, खुद मतलब तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब वो डिपेंड करते हैं तो जिस पे डिपेंड करते हैं वो होस्ट कहलाएगा, और जो डिपेंड करेगा वो पैरासाइट कहलाएगा। पैरासाइट इस सेंस में कहलाएगा कि जब वो डिपेंड करता है किसी और ऑर्गेनिज्म पे तो उसको नुकसान देता है। इसका मिसाल बेहतरीन मिसाल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करवाता है, हमारी बॉडी के अंदर आता है, चलो उसको जो भी करना है हमारी बॉडी के साथ करे पर हमें नुकसान ना दे, हमें बुखार हो जाता है, वोमिटिंग फील होती है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, दिस इज द सिम्टम्स, दीज आर द सिम्टम्स। तो ये हमें नुकसान देता है। जबकि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अंदर से फ़ायदा हासिल करते हैं हमारे जिस्म से, पर वो हमें तकलीफ नहीं देती। दीज आर नॉट सेड टू बी द पैरासाइट्स, वो पैरासाइट्स नहीं कहलाए जाएंगे। पैरासाइट सिर्फ उनको कहेंगे जो हमें तकलीफ दें। अब हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बिल्कुल आसान है कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसका मिसाल मैं आपको खुद दे देता हूँ कि एक इंसान को सिर्फ आप देख लें कि ये इंसान सेल्स का बना हुआ है, उसके सेल्स आपस में किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, फिर वो सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और वो आर्गन सिस्टम इसी तरतीब में बने हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिले टिश्यू मिलके फिर आर्गन, आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सबसे सिंपल जो है वो सेल है, सेल सिंपल है, फिर हम सेल्स को कंबाइन करके जब बनाते टिश्यू तो टिश्यू कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर टिश्यू से मज़ीद कॉम्प्लेक्स आर्गन हो गया, आर्गन से मज़ीद कॉम्प्लेक्स आर्गन सिस्टम हो गया, आर्गन सिस्टम से मज़ीद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइज्ड भी है। ऑर्गेनाइज्ड किस सेंस में कि हमारे जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का मिसाल ले लें, हमारा माउथ अपनी जगह पे है, उसके अलावा फिर टंग उसके अंदर है, फिर टीथ हैं, एक मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो कि इंसान को फील ही ना हो। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं हमें टेस्ट आता है, हमारे खाने के साथ क्या होता है हमें मालूम भी नहीं होता। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर विच ईच लेवल बेस्ड ऑन द वन बिलो इट एंड प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन फॉर द वंस अबव इट। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान सबके सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, सेल्स हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो ये वही बात कह रहा है कि ग्रेडिंग, ये हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गेनिज्म, टिश्यू मिलकर आर्गन, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाएंगे, ये ग्रेडिंग है। और हर एक लेवल जो है बेस्ड ऑन वन बिलो इट, कि हर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ये दोनों तरफ से डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आप ऑर्गेनिज्म से अंदर आएंगे, ऑर्गेनिज्म आर्गन सिस्टम, फिर आर्गन सिस्टम से आर्गन, आर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल, इस तरह। और अगर ऊपर जाएं तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, इस तरह। लाइफ इज बिल्ड ऑन द केमिकल फाउंडेशन। लाइफ जो बनी हुई है वो केमिकल फाउंडेशन पे बनी हुई है। दिस फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स सच एज ईच ऑफ इट इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ मैटर। इसमें तकरीबन जो मौजूद हैं वो क्या हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं, और वो हर एक एलिमेंट अपने आप में एक यूनिक टाइप ऑफ मैटर है। इसका एक ये डायग्राम है, वो आप देख लें। सबसे पहले एटम्स होते हैं। एटम से पहले भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो मिलके क्या बनाते हैं? एटम्स बनाते हैं। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स बनाते हैं। सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके आर्गन, आर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखें कि सेल जहाँ पर स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूल के बाद बनता है सेल, तो लाइफ मॉलिक्यूल पे नहीं होगी, लाइफ एटम पे नहीं होगी, लाइफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे नहीं स्टार्ट होगी। लाइफ स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ सेल। तो ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर करके एमसीक्यूज में, या कभी कभार पूछा भी जाता है वाइवास में। तो लाइफ स्टार्ट एट द स्टेज ऑफ सेल, एट द लेवल ऑफ सेल। ये एक डायग्राम जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपके बुक में थोड़ा सा डीप है, इसमें मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ आपके यहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको ज़रा देख लें, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ऑर्गेनिज्म के बाद। तो इसमें आप देखें कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, वो लिखा हुआ है सामने, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू किसे कहते हैं, आर्गन, ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं पॉपुलेशन की तरफ। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टाइप दैट लिव इन द सेम एरिया। किसी एरिया पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, पर वो सारे के सारे वन टाइप, एक ही किस्म के हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? उन सारे ऑर्गेनिज्म को मिला के हम कहेंगे पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। वो पॉपुलेशन इंसानों की हो सकती है, वो पॉपुलेशन बफेलो की हो सकती है, गोट की हो सकती है, किसी भी एक स्पीशीज की हो सकती है। आफ्टर दैट कम्युनिटी। अब कम्युनिटी किसे कहते हैं? पॉपुलेशंस दैट लिव टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया। किसी भी एरिया पे मुख्तलिफ पॉपुलेशन रह रही। मिसाल के तौर पे इंसान सारे के सारे, ये एक पॉपुलेशन है। इसके साथ कुछ बफेलोज आ गए, वो अलग पॉपुलेशन होगी। कुछ प्लांट्स आ गए, वो अलग पॉपुलेशन होगी। तो ये तीन डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई, और वो कहाँ पर है? ज़मीन के किसी डिफाइंड एरिया पे मौजूद है। दैट इज सेड टू बी द कम्युनिटी। और एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, सर कम्युनिटी की मीनिंग क्या है? तो कम्युनिटी की मीनिंग है ब्रदरी। ओके, अब आते हैं इकोसिस्टम की तरफ। कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब कोई कम्युनिटी मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस जब आपस में रह रहे हैं, साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, किसी जगह पे उनकी हैबिटेट है, तो वहाँ जब वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ अटैचमेंट में हैं, तो हम उसको कहेंगे इकोसिस्टम। उसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन्स ऑल इकोसिस्टम। कोई ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स हों। मतलब एक इकोसिस्टम अभी आपने सुना जिसमें डिफरेंट मतलब कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग सराउंडिंग। तो ऐसे कई सारे कम्युनिटीज़ होती हैं जो ज़मीन के ऊपर रह रही हैं, जिस ज़मीन के हिस्से में रहेंगी तो वो एक बायोस्फीयर कहलाएगा। ये अगेन एक एग्जांपल है, इसका डायग्राम देख सकते हैं।